सर गुड इवनिंग जी। गुड इवनिंग सर, क्या हाल है? ठीक है सर, आपका क्या हाल है? बस बढ़िया। अच्छा सर, वो ना मैंने बात की थी सोसाइटी प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी साहब से, हाँ जी। क्योंकि मैं आई एम वेरी मच विलिंग टू हैव योर सेमिनार कंडक्टेड। हाँ जी। तो वो कहते हैं कि क्या थेरेपी है, नेचुरोथेरेपी है या कुछ। मैं कहा नहीं, ये तो यूनिक है कोई कंसेप्ट। तो उनको मैंने आपके यूट्यूब के लिंक भी दिए थे, फिर अभी वो बताएंगे मेरे को। तो उसके बीच में सर मेरे ना थोड़ा सा मैं आपको 10 मिनट लेना चाहता था। एक दो मेरे कंसेप्ट थे। एक तो ये मैं अपनी एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता था। आज से 10 दिन पहले ना, 10 दिन पहले व्हेन आई फर्स्ट स्पोक टू यू, तो मेरे को लगता था डिहाइड्रेशन हाइड्रेशन बढ़िया है, ये वॉक एंड रेस्ट पे मेरा ज्यादा फोकस नहीं था। But today, I am convinced over this thing कि walk and rest is even more important than hydration. जी हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हाँ जी। तो इस पे मेरे दिमाग में ये था कि how does it actually work? अच्छा, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। जी ऐसा होता है कि जैसे कि मैंने जिक्र किया, सारा कुछ खेल होता है मेटाबॉलिक रेट का। जी जी मेटाबॉलिक रेट में क्या होता है कि जो भी हमारा खाना खाते हैं वो एनर्जी में कन्वर्ट होता है, उस एनर्जी का स्टोरेज होती है। जी और दूसरा होता है कि जो एनर्जी बनती है वो रेगुलरली कंटिन्यूअसली जो हमारा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उस समय की, हाँ जी उसमें भी यूज होता रहता है। हाँ जी अब जैसे मैंने अभी खाना खाया और वो इंटेस्टाइन्स में चल रहा है, वो एब्जॉर्ब हो रहा है, वो ब्लड में जा रहा है, ब्लड से सेल में जा रहा है। तो हाँ जो जी सेल उस समय एनर्जी बना रहे होते हैं, उस समय भी हमारा ब्रेन चल रहा है, डाइजेस्टिव सिस्टम चल रहा है। तो जितनी भी लाइफ प्रोसेसेस होती हैं वो सारा का सारा वहां से चलता रहता है। ठीक है जी। दूसरी रिक्वायरमेंट होती है हमारी फिजिकल मूवमेंट की। जी तो अब होता क्या है कि किसी भी बीमारी का कारण यह है कि जो एनर्जी हमारे वाइटल ऑर्गन्स के लिए चाहिए हेल्दी रखने के जी लिए, उतनी नहीं मिल रही। ठीक है। अब दूसरा सोर्स होता है जो हमारी एनर्जी बनी थी और स्टोर हो गई थी आगे यूज के लिए। फैट के रूप में। फैट कहे, कार्बोहाइड्रेट कहे, कुछ भी कह ले, मतलब एटीपीज जी होता है। फैट तो एक अलग से वर्ड होता है, अदरवाइज इसको एटीपी बोलते हैं। हाँ जी ये एटीपी की फॉर्म में सेल में ही एटीपीज होते हैं शायद, और सेल में ही स्टोर हो जाती है वो। अच्छा कि जब कभी हमारी एनर्जी खाने से जो जा रही है वो कम पड़े तो वो वहां से जी यूज हो जाए। अच्छा जी उस एनर्जी को एक्टिवेट करने के लिए वॉक एंड रेस्ट चाहिए। जब हम चलते हैं तो जिस समय हमारा एनर्जी नहीं होती है तो वो सेल्स उस एटीपीज को यूज करना शुरू कर, पहली बात तो उस सेल खुद ही पहले से एनर्जी को यूज करने लगती है। सॉरी, सेल्स अपना जो प्रोडक्शन है एनर्जी का उसको इंक्रीज करने लगता है, क्योंकि सेल में तो हर समय न्यूट्रिएंट होते ही हैं। मेटाबॉलिक हाँ जी एक्टिविटी तो चल रही होती है इरिस्पेक्टिव ऑफ खाना पीना। हाँ जी तो सबसे पहला जो स्टेप होता है वो होता है कि जो एनर्जी बननी है हमारे सेल में न्यूट्रिएंट से, उसको इंक्रीज करा जाए। ठीक है। उसके लिए पहला स्टेप होता है कि सेल्स पानी छोड़ दें। हाँ जी तो अगर सेल्स पानी छोड़ेंगे तो जो कंसंट्रेशन ऑफ न्यूट्रिएंट है सेल में वो बढ़ जाएगा। अगर सेल का पानी बढ़ कम जाएगा। होगा, हाँ जी अगर सेल का पानी कम होगा तो एब्सोल्युटली। कंसंट्रेशन, हाँ जी, कंसंट्रेशन तो बढ़ गई ऑटोमेटिकली। जब वो कंसंट्रेशन बढ़ा तो ज्यादा एनर्जी भी बनाएंगे सेल। हाँ, ये तो हो गया हाइड्रेशन डिहाइड्रेशन, बट नहीं नहीं, वॉकिंग से हाइड्रेशन कैसे? डिहाइड्रेशन नहीं नहीं, एक मिनट। हम वॉकिंग से ही उस सेल्स में से पानी ज्यादा निकाल रहे हैं। हम जिस समय हम लेटे हुए हैं हमारे बॉडी यूज कर रही है जो मेटाबॉलिक रेट है हमारा, उसके अकॉर्डिंग। अच्छा अच्छा, जो बिटवीन द सेल जो हीट हीट क्रिएट होगी उसको नॉर्मलाइज करने के लिए। नहीं 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 नहीं, देखिए क्या हो रहा है कि जब हम नहीं, कहने का मतलब सेल में से पानी तभी निकलेगा ना उसको हीट को नॉर्मलाइज करने के लिए। बेसिकली हीट भी नहीं होगी, सेल की जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है हीट तो वहीं से बननी है। हाँ जी हमारे चलने से कोई हीट नहीं होती है। हाँ जी हम जो सेल में एनर्जी बना रहे हैं उस सेल में जब एनर्जी का प्रोडक्शन बढ़ जाता है तो बॉडी हीटअप होती है।
ठीक है, हाँ जी, हो गई, हाँ जी। अब क्या है कि एक नॉर्मल कोर्स में हम लेटे हुए हैं, एक नॉर्मल लाइफ गुजार रहे हैं डे टू डे की। हाँ जी। तो उसमें मान लीजिए हमारी 1 कैलोरी पर मिनट की रिक्वायरमेंट है, या 1.25 कैलोरी या 1.5 कैलोरी पर मिनट की रिक्वायरमेंट है, तो वो पूरी हो रही है। हाँ जी। अब हमें रूटीन से हटकर कुछ चेंज लेकर आना है अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी में। हाँ जी। हमने चलना शुरू किया, हमारा जो एनर्जी का कंजम्पशन है वो सीधा 5 कैलोरी हो गया, 1 से या 2 से। ठीक है, हाँ जी, हाँ जी, हो गया। अब बॉडी ने इमीडिएटली देखना है कि ये 5 कैलोरी कहाँ से आएगी। मेटाबॉलिक रेट बढ़ेगा फिर तो। मेटाबॉलिक रेट बढ़ाने के लिए सेल पानी छोड़ना शुरू कर देते हैं। अब ये कैसे पता चलेगा कि सेल पानी छोड़ना शुरू करते हैं? क्वेश्चन ये आता है। अच्छा जी, हाँ जी, हाँ जी। पर उससे पहले एक क्वेश्चन और भी था कि मेटाबॉलिक रेट बढ़ाने के लिए सेल पानी छोड़ते क्यों है? कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए। अच्छा, हाँ, ठीक है। अब हाँ, अब आप वाला क्वेश्चन सर कि ये कैसे पता चलेगा कि सेल पानी छोड़ते हैं? हाँ, तो मैंने क्या किया, एक दिन मैंने रात के 12 बजे डिसाइड किया कि अब मैं कंटिन्यूअसली वॉक एंड रेस्ट करूंगा, 5 मिनट चलूंगा, 5 मिनट लेटूंगा। अच्छा, रात के 12 बजे, ओके। अगले 16 घंटे तक मैं वॉक एंड रेस्ट किया। बीच में आधे आधे घंटे के 2-3 ब्रेक ले लिए खाने पीने के लिए सुबह। तो आपने 16 घंटे किया, 5 मिनट चले और 5 मिनट लेटे। हाँ जी। तो ये तो 16 घंटे बहुत ज्यादा हो गया। ये तो 60-65 बार हो गया ये तो। हाँ, काफी हो गया। तो वो मैंने किया उस समय भी टेस्टिंग चल रहा था 4-5 साल पहले कि भाई ये इससे होता क्या है। एक्सपेरिमेंट कर रहे थे आप, ठीक है। तो मैंने ये देखा कि मैंने 12 बजे रात को शुरू किया वॉक एंड रेस्ट। हाँ जी, हाँ जी। पानी में सर मेरे को पता चल गया, विदाउट पानी आपकी यूरिनेशन होती रही। हाँ। हाँ। फिर यही फॉर्मूला यूज किया उन लोगों ने जिनको एसाइटिस था, जिनको लीवर की प्रॉब्लम थी, पेट में पानी भर रहा था। हाँ। ये लोगों को तकलीफ क्या होती थी, डॉक्टर इनको दे देते हैं डाययूरेटिक्स, जिससे यूरिन आउटपुट बढ़ता है। हाँ जी। जब वो यूरिन आउटपुट बढ़ता है तो ब्लड प्रेशर धुआंधार तरीके से नीचे गिर जाता है, फिर वो बंदा की वैसी सुस्ती आ जाती है। हाँ जी। ब्लड प्रेशर गिरने से जो ब्लड ने ट्रांसपोर्ट करना है न्यूट्रिशन सेल्स में, वो और कम हो जाएगा। हाँ जी। तो बंदा इसको सस्टेन नहीं कर पाता। हर आदमी करता है, थोड़े दिनों बाद दवाई उसको परेशान करने लगती है, छोड़ देता है। अगर वो कंटिन्यू भी करता है दवाई को तो भी फायदा होने की जगह नुकसान होना शुरू हो जाता है। ओके। अच्छा सर, रेस्ट करने का मकसद ये है कि वो इन्फ्लेमेशन ना हो, है ना? हाँ, क्योंकि जब सेल्स ज्यादा हीटअप होंगे तो वो इन्फ्लेमेशन पैदा करेंगे। तो सेल्स में इन्फ्लेमेशन इज अ प्रोसेस जिससे कि हम चीजों को रेगुलेट करते हैं कि कौन सी चीज कितनी देर होनी चाहिए। अगर सेल्स हमेशा पानी छोड़ते रहे कि हम वॉक करते रहे और पानी छोड़ते रहे तो बंदा मर जाएगा जो भी ज्यादा वॉक कर लेगा। हाँ, इसीलिए इन्फ्लेमेशन नेचुरल प्रोसेस बना है। इन्फ्लेमेशन इज अ प्रोसेस ऑफ लाइफ। हम उसको कहते हैं कि ये बीमारी की स्टेज होती है तब इन्फ्लेमेशन होती है, ऐसा नहीं होता। हमें जिंदा रहने के लिए हर लाइफ प्रोसेस में इन्फ्लेमेशन होती है। बट वो इन्फ्लेमेशन को हम मैनिपुलेट करते हैं वॉक एंड रेस्ट से। हाँ, उस इन्फ्लेमेशन को मैनिपुलेट कर देते हैं कि जब इन्फ्लेमेशन होने से पहले, इससे पहले कि सेल्स पानी छोड़ना बंद करें और हमारे एटीपी में प्रेशर पड़े कि एटीपी से वो एनर्जी यूज होना शुरू हो जाए। मोस्ट लाइकली एटीपीज आर नॉर्मली यूज फॉर रनिंग द वाइटल ऑर्गन्स। हम सो रहे हैं, जिसमें हमारा मेटाबॉलिक एक्टिविटी नहीं हो रही या स्लो हो गई किसी वजह से, तो वो एटीपी से यूज होता रहता है। हमारे वाइटल ऑर्गन्स का वो बैटरी सिस्टम चलता रहता है। अच्छा, आपके कहने का मतलब सर ये है कि सेल अगर पानी छोड़ता रहेगा तो एटीपी बढ़ी रहेगी तो वाइटल ऑर्गन्स को एनर्जी ज्यादा मिलेगी। हाँ जी। तो अब ये जो हमारी एनर्जी का रिक्वायरमेंट है वो हमारे वॉक एंड रेस्ट से वो चलता रहता है और उससे सेल डैमेज भी एक अच्छा, अगर सेल्स की भी एक वर्किंग की स्टेज होती है ना, अब सेल्स का जो भी मॉडिफिकेशन होना है हो गया। अब सेल्स एक पर्टिकुलर रेट पर ही एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं। मान लीजिए एक्स यूनिट है, मान लीजिए लेट्स से 100 यूनिट्स है एनर्जी जो जनरेट हो रही है। अगर वो 200 यूनिट एनर्जी जनरेट करने लगेंगे तो सेल्स भी तो डेथ रेट बढ़ जाएगा ना उसका। एब्सोल्युटली, उनकी भी कैपेसिटी है। हाँ जी। तो आप उसको इन्फ्लेमेशन कहें या कुछ भी कहें, तो उसका एक जो वॉक एंड रेस्ट से होता है उसके सारे जो इफेक्ट होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, उससे नुकसान नहीं होता। उसे एस्टेटिस का बंदा जो कहता है कि जी मेरा यूरिन आउटपुट क्या कहते हैं, वो जो दवाई लेते हैं उससे प्रॉब्लम आ रही है, तो वो जो वॉक एंड रेस्ट करता है तो उसका यूरिन आउटपुट सीधा शूट अप करता है। आप किडनी की डायलिसिस के पेशेंट को ले लो। हाँ जी, वहीं पर मैं आने जा रहा था। एसिडिटी तो हो गया उसका लीवर का, अब किडनी का डायलिसिस भी इससे ठीक हो सकता है? देखिए, डायलिसिस के लिए
मैं ये कहूंगा कि मेरे पास कोई ऐसा लॉन्ग टर्म पेशेंट नहीं आया जो इसको प्रॉपरली फॉलो करे। पार्टली तो लोगों ने किया है, नहीं पार्टली किया, मैं बता देता हूँ डायलिसिस में क्या होता है। जो आदमी डायलिसिस पर होता है सबसे पहले डॉक्टर उसको बोलता है कि तुम अपना पानी कम कर दो। हाँ जी। अब वो पानी कम करता है, उसको प्यास लगती है, उसका सर दर्द होता है, तो वो पानी कम करने में दिक्कत होती है उसको। हाँ जी। दूसरा, उसका डायलिसिस हो रहा होता है, दूसरी प्रॉब्लम उसको ये होती है भूख लगनी बंद हो जाती है। हाँ जी। तीसरी प्रॉब्लम उसके साथ होती है कि उसका ब्लड का एचबी लेवल गिरने लगता है तेजी से, एब्सोल्युटली। हाँ जी जी। और यूरिया बढ़ने लगता है। ये 3-4 क्रिटिकल फैक्टर्स होते हैं जो उसको तंग कर रहे होते हैं। हाँ जी। जब हम पानी खाने के साथ पीना शुरू करते हैं तो उसको प्यास लगनी बंद हो जाती है, तो एक समस्या खत्म। एक खत्म, ठीक है। उसको पानी 500-700 ml जो भी डॉक्टर ने बोला उसको मेंटेन करने में कोई दिक्कत नहीं होती। हाँ जी। नंबर 2, उसको भूख लगने में दिक्कत नहीं होती, उसको भूख लगनी शुरू हो जाती है। हाँ जी। नंबर 3, उसका एचबी लेवल भी मेंटेन रहता है, क्योंकि उसकी ब्लड वॉल्यूम मेंटेन्ड है तो एचबी लेवल भी मेंटेन हो जाता है, थोड़ा सा बेटर हो जाता है। हाँ जी। अब उसके सेल्स की डैमेज हो चुकी है, ठीक है। अब उसके सेल की डैमेज को रोकने के लिए, रिवर्स करने के लिए हमें ब्लड प्रेशर को बढ़ाना है, और जरा सा ब्लड प्रेशर बढ़ाते ही बंदा दवाई खा लेता है। हाँ। अब किडनी के सेल्स को भी रिवाइव करने के लिए तो ब्लड प्रेशर तो बढ़ाना ही पड़ेगा ना। अब जो किडनी के सेल्स स्कार्ड हो गए हैं, उसको सर बीपी और डायबिटीज की दवाई से किडनी फेल होती है। हाँ, तो वो जो हम कहते हैं कि वो शुगर से या ब्लड प्रेशर से खराब होती है, वो शुगर और ब्लड प्रेशर से नहीं होती, वो दवाइयों से होती है। क्योंकि किडनीज में ब्लड ने जाना बंद कर दिया, किडनी में जाना बंद कर दिया, मतलब किडनी के सेल्स में या टिश्यूज में। मैं किडनी के अंदर जो ब्लड फिल्टर होने के लिए एक तो जाता है, पर किडनी भी तो एक ऑर्गन है ना, ये वो भी तो मसल से बनी है। उसको ब्लड सप्लाई स्टेटमेंट देते हैं जी सर, एक और स्टेटमेंट देते हैं, किडनी सेल्स वंस डैमेज्ड कैन नॉट बी रिवाइव्ड, ये बोलते हैं ये। सर वो तो इसलिए ना क्योंकि आप उसके ब्लड प्रेशर को बढ़ाने ही नहीं देते। वो जब तक बढ़ेगा नहीं, 150, 200, 250 नहीं जाएगा तो ठीक कैसे होगा आदमी। और ये कहते हैं ना कि आपको किडनी चेंज करवानी पड़ेगी, कोई ऐसी ताकत नहीं है को रिवाइव कर सके बेस्ट सेल्स को। सर वो सारा सिस्टम ही इस तरीके से बना हुआ है ना कि आपको सिस्टम बना हुआ है ना, पैसे का सिस्टम सारा। पैसे का कहें कुछ भी कहें कि एक देखो, जिस दिन मेडिकल साइंस ने ये कह दिया कि ब्लड प्रेशर के लिए दवाई की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। हाँ जी। हाँ जी। अगर ब्लड प्रेशर की दवाई के बिना ठीक करने लगे तो सारी प्रॉब्लम ही खत्म हो जाएगी दुनिया की। हाँ, अगर मेडिकल साइंस ऐसा फार्मा कंपनी करने नहीं देंगी। हाँ, अगर मेडिकल साइंस ये मान लेती है कि ब्लड प्रेशर बढ़ने से किडनी खराब नहीं होती, दवाई से होती है, तो दवाई कौन खाएगा। अब जितने भी पेशेंट होते हैं जिनको ब्लड प्रेशर होता है और जिनको स्वेलिंग होती है पैरों में, तो बेसिकली स्वेलिंग तो इसी वजह से होती है ना कि ब्लड की जो नसें होती हैं वो काम करना बंद कर देती हैं, ब्लड कैरी नहीं करती, तो वो ब्लड रुकने लगता है, जाम होने लगता है, तो स्वेलिंग हो जाती है। और जिस समय वो वॉक इन रेस्ट करता है उसकी स्वेलिंग खत्म हो जाती है 2 मिनट में। मेरे पास 2 पेशेंट, एक पेशेंट तो वो है जिसने ये वॉक इन रेस्ट और हाइड्रेशन डिहाइड्रेशन छोड़ दिया था। उस बंदे की उम्र थी करीब 70 ईयर। इस पेशेंट का लड़का भी नहीं, शायद ग्रैंड सन मेरे से कांटेक्ट करता था या सन करता था। तो इसने मुझे बोला, मैंने इसको इस पर लगाया और इसका ब्लड प्रेशर शूट अप करने लग गया। मैं उसको रोज एक ही बात बोलता था कि मैंने कहा देख, इनका ना वो चेक कर लो तुम, स्वेलिंग, और ब्लड प्रेशर अपना चेक करते रहो कितना आ रहा है। तो ब्लड प्रेशर धीरे 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 करके ब्लड प्रेशर बढ़ने लग गया, दवाइयां जैसी कम करी तो शूट अप कर गया। हाँ जी। तो हम उसकी दवाइयों को टेपर ऑफ कर रहे थे। मैंने उसको एक ही चीज समझाई, देखो एक तो एनर्जी देखो और दूसरा ये देखो स्वेलिंग कम हो रही नहीं हो रही। ब्लड प्रेशर को फोकस मत करो इतना, ब्लड प्रेशर चेक करते रहो बट ज्यादा डरो मत उससे। फिर उसके बाद ब्लड प्रेशर शूट अप कर रहा था तो परेशान हो रहा था। मैंने कहा देखो अगर ज्यादा डर लग रहा है ना तो उसका क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ था, डायलिसिस पर नहीं था पेशेंट, क्रिएटिनिन करीब 7-8 था या 10 के करीब, मेरे ख्याल से 7-8 के आसपास था, 8 से 10 के बीच में कुछ था। तो जब वो परेशान हो रहा था तो मैंने कहा एक काम कर, स्वेलिंग खत्म हुई है, तू फटाफट इनका क्रिएटिनिन टेस्ट करा ले, ब्लड टेस्ट 200-400 रुपए का होता है जी। अब उस बंदे ने कभी वो कहेगी जी वो शादी में चले गए, कभी कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया, 10-12 दिन डिले कर दिया। अच्छा जी। मीनवाइल उसने डॉक्टर से बात करके दवाइयां चालू कर दी।
अच्छा, आपका सिस्टम छोड़ दिया। हाँ हाँ, उसके बाद उसने चेक किया तो उसका क्रिएटिनिन थोड़ा सा बढ़ा हुआ आ गया और डॉक्टर ने उसको कहा कि ये हाइड्रेशन डिहाइड्रेशन की वजह से हुआ है। ओहो। अब जब मैं उसको बोलता गया कि भाई तू चेक कर ले अगर तेरे को थोड़ा सा भी डाउट है, क्योंकि एक बार तेरे को ये पता चल गया कि सही डायरेक्शन है तो तेरे को डर नहीं लगेगा। तो वो ड्रामा करते करते 10-15 दिन उसने लगा दिया और फिर डॉक्टर ने जैसे बताया वैसे फोन करके बता दिया कि जी उससे तो नुकसान हो गया। मैंने कहा ये बताओ स्वेलिंग अब बढ़ी नहीं बढ़ी? कहता हाँ बढ़ गई। मैंने कहा दवाई खाने के बाद बढ़ी ना? कहता हाँ जी। पर डॉक्टर ने जैसे उसको बढ़ाया था वो वैसे पढ़ रहा था। भाई जब तो पहले सर हमें तो फिर दिलेर पेशेंट चाहिए, डरने वाले पेशेंट नहीं चाहिए। दिलेर भी चाहिए। दिलेर के अलावा जो स्टार्टिंग का पेशेंट है उसको तो दिलेर ही चाहिए नहीं ना। भाई किसी को ब्लड प्रेशर हुआ, किसी को ब्लड प्रेशर हुआ, उसको शुरू में इसी टब पर डाल दें तो 10 दिन में ठीक हो जाएगा वो। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। जब इस तरीके के स्टार्टिंग वाले पेशेंट ठीक हो रहे हैं तो अपने आप लोग हिम्मत कर लेंगे। हिम्मत तो तब टूटती है ना जब लास्ट स्टेज का पेशेंट आता है। अब लास्ट स्टेज के पेशेंट तो मिनट मिनट में ऊपर नीचे होता है। वो तो होता ही है, फिर उनका उनका फिर पैनिकी भी हो जाते हैं वो। हाँ, वो प्रॉब्लम वहां पर आती है। अब मेरा एक और पेशेंट था डायलिसिस वाला। जी 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 जी। वो 8-10 साल से डायलिसिस पर था। अच्छा। उसको स्ट्रोक भी हो चुका था। ओहो अच्छा। अब उसको जैसी चालू कराया जी एनर्जी लेवल ठीक हो गया। जो एक आधा रोटी खाता था वो 4-5 रोटी खाने लग गया। उसके सारे पैरामीटर जो बाकी के बताए वो ठीक हो गए जी। प्यास लगनी बंद, स्लाइवा ठीक हो गया, सब कुछ ठीक हो गया। हाँ जी। अब उसका ब्लड प्रेशर लो रहने लग गया था दवाइयों के साथ में। तो मैंने कहा ब्लड प्रेशर की दवाई बंद कर, ब्लड प्रेशर बढ़ने दे। अब उसके दिमाग में एक ही बात भरी हुई थी कि मेरे को स्ट्रोक हो जाएगा। अब वो ब्लड प्रेशर की दवाई छोड़ी नहीं उसने और कई महीने तक बातचीत चलती रही। शुरू में तो रेगुलर होती थी हर दूसरे तीसरे दिन, फिर धीरे धीरे करके वो स्टेबल हो गया तो बातचीत होनी बंद हो गई। हाँ जी। तो फिर जब काफी टाइम बाद मैसेज नहीं आया, पता किया तो जी उनकी डेथ हो गई, हार्ट अटैक हो गया। ओहो अच्छा। अब प्रॉब्लम वहीं पर होती है, एक तो उनको 8-10 साल हो चुके थे। दूसरी चीज है कि बार बार समझाया कि भैया इतना ब्लड प्रेशर से नहीं डरो। स्ट्रोक तब होता है जब ब्लड सर्कुलेशन बंद हो जाता है। तो प्रेशर तुम कम कर रहे हो तो उससे तो स्ट्रोक और होने के चांस बढ़ जाते हैं, फ्लूइड और बढ़ेगा। अब ये जो चीजें होती है ना, ये डॉक्टर तो अपनी कहानी छोड़ते नहीं है। और डॉक्टर को कुछ कोई कह भी नहीं सकता, इनके पास लाइसेंस है। हाँ, उनके पास लाइसेंस है, उनको कोई कुछ कह नहीं सकता क्योंकि वो कह रहे हैं हम तो। भाई डॉक्टर के पास तो एक सिंपल सा फंडा होता है कि मैं तो प्रोटोकॉल फॉलो कर रहा हूँ, पेशेंट मरता है तो मरने दो। अब प्रोटोकॉल जिसने ले डाउन किया आप उसके आगे उसको आपको मतलब उसको पकड़ नहीं सकते। वो तो एक ऑर्गेनाइजेशन है ना। बिल्कुल। फार्मास्यूटिकल कंपनीज ने मिलके प्रोटोकॉल बना दिया, वो इंडस्ट्री उन्होंने सिलेबस बनाया सारा। हाँ जी। वो आइडेंटिफाइबल नहीं है। भाई आप डॉक्टर से इलाज करा रहे हो, आपने प्रूव कर दिया कि वो दवाई की वजह से मरा है, बट हील से कि मैं तो प्रोटोकॉल फॉलो कर रहा हूँ। तो बेसिकली जो रियल कल्प्रिट है उसने अपने आप को पर्दे में छुपा के रखा है, उसको नहीं आप देख सकते। हाँ, छुपा रखा है और जनता इस बात को मान ही नहीं सकती। और ये दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम फॉर अस। सर डॉक्टर से आप किसी भी बात की बात करो, डॉक्टर को जो एमबीबीएस पढ़ाई जाती है उसको फिजियोथेरापी फिजियोलॉजी और पता नहीं क्या क्या चीजें समझाई जाती हैं, पढ़ाई जाती हैं। वो सारी की सारी चीजें इनकन्क्लूसिव होती हैं। अब उसकी पेपर वो दे के उसके दिमाग में बैठ जाता है जी मैंने तो इतना पढ़ लिया। अब उससे कोई भी बहस करो वो सिंपल सी एक चीज कहेगा कि आपको फिजियोलॉजी नहीं आती। तो ईगो है ना, ईगो है। सर ईगो नहीं है, उसने 5 साल किताबें पढ़ी हैं। अब वो इनकन्क्लूसिव चीजों को पढ़ के उसके दिमाग में बैठा होता है कि मैं सही मतलब हमने इतना कुछ पढ़ा। अब उसको बोलो कि भाई अच्छा ठीक है हमें फिजियोलॉजी नहीं आती, तू समझा दे। वो समझाने की उसकी औकात नहीं होती। वो तो पेपर पास करने लायक पड़ा होता है, उन्होंने पेपर पास कर लेते हैं उसके बाद भूल जाते हैं क्योंकि लाइफ में तो यूज होना नहीं उसका। एग्जैक्टली। जितने भी जब भी बात होती है ना, किसी से बहस होती है, बात वही फिजियोलॉजी पर और दूसरी चीजों पर आ जाती है। उसको कहते हैं ठीक है यार, हम कौन सा कह रहे हैं कि हमने पढ़ाई लिखाई करी हुई है। तूने पढ़ाई लिखाई कराई, तूने फिजियोलॉजी तेरे को आती, तू समझा दे फिजियोलॉजी। अच्छा सर, अगर कोई बंदा दलेर हो, वो कहता है कि मैं आपका सिस्टम फॉलो करूंगा, जैसे आपको वो लेडी मिली थी नर्स से, कोई दलेर बंदा हो तो क्या उसकी बीपी और डायबिटीज की दवाइयां तुरंत उनको बोल सकते हैं छोड़ दो रादर देन टेपरिंग ऑफ? सर देखो, जिनको बीपी और ये दोनों चीजें ज्यादा है, ठीक है जी, उसको एकदम से इसके ऊपर डालने से अच्छा है कि हफ्ता भर पहले हम उसको वॉक एंड रेस्ट पर डालें। हाँ, ताकि थोड़ा सा कन्विंस हो जाए। कन्विंस होने के अलावा उसका सिस्टम बन जाए ना, उसका मेटाबॉलिक रेट तो वॉक एंड रेस्ट से बढ़ जाता है।
फिर उसमें हाँ जी, हाँ फ्लूइड जी। के चेंजेस हो जाते हैं, बेसिक चेंजेस हो जाती हैं। तो एक बार वो उससे हफ्ते में स्टेबल, क्योंकि ये जो नर्स का बताया था ना जिसका 220 तक चला गया था, जी। उसको भी कॉन्फिडेंस कहाँ से आया? उससे पहले हमने सिर्फ सिंपल उसको वॉक एंड रेस्ट पर डाला था, तो वॉक एंड रेस्ट करते अच्छा उसकी अच्छा। स्वेलिंग खत्म हो गई, उसके पैरों को चलने फिरने में आराम हो गया, तो हाँ जी, शी वॉज पॉजिटिव कि यार ये तो इम्प्रूवमेंट हो रही है। हाँ जी, हाँ जी। तो यूजली सर, आई से कि फ्लू मतलब हाइड्रेशन डिहाइड्रेशन से पहले सिंपल वॉक एंड रेस्ट कराओ हफ्ते 10 दिन के लिए। हाँ जी, कल मेरे पास नोटिफिकेशन आई आपकी इसकी ऑडियो की, तो मैंने तुरंत देखा एक बंदा वो इरेक्टाइल डिसफंक्शनल का वो हाँ, था स्पोर्ट्स पर्सन का वो। कुछ था। हाँ जी, वो मैंने सारी ऑडियो सुनी, 2 बार सुनी, और उसमें एक आपने स्टेटमेंट दी कि अगर मेरे पास कोई यंग बंदा आ जाए तो मैं उसका वर्ल्ड चैंपियन भी बना सकता हूँ। बोला था ये तो मैं बड़ी देर से ख्वाहिश थी मेरा इनफैक्ट जब मैं यंग भी था ना, जब मुझे कोई इश्यूज नहीं थे, जब मैंने किया नहीं था, उस समय भी एक ही चीज दिमाग में आती थी, इस पूरी दुनिया को कंट्रोल करने के लिए सिर्फ 100 आदमी चाहिए। 100 आदमी अगर मिल जाए तो पूरी दुनिया को गुलाम बनाया जा सकता है। वही वो 100 आदमी, वो स्वामी विवेकानंद भी यही कहते थे कि 100 आदमी डिवोटेड चाहिए। तो आप कह रहे थे वर्ल्ड चैंपियन मैं बना सकता हूँ उनको, तो वर्ल्ड चैंपियन कैसे? सेल की एनर्जी से? सर जितनी भी एक्सरसाइज की रूटीन्स होती हैं, वो कितनी एक्सरसाइज कर रहा है, क्या खा पी रहा है, कैसे कर रहा है, वो सारा का सारा ही मतलब प्रॉब्लमेटिक है। अब आप रोज के रोज 2 घंटे एक्सरसाइज कर रहे हो, तो अगर आप रोज कर रहे हो तो देयर शुड बी अ वे टू मेजर कि भाई आज मैंने 2 घंटे एक्सरसाइज करी तो आज मैं 0.01% इम्प्रूव कर गया। नहीं, अगर आपका सिस्टम फॉलो किया जाए तो ओलंपिक्स में भी हमारे परफॉर्मेंस बढ़ सकती है। डेफिनेटली, वही तो मैं कह रहा हूँ। किसी भी जगह पर आप जाएंगे, जब आपको आपको बड़े ऑब्जेक्टिवली ये चीज देखनी है कि आप 0.1% बढ़ रहे हो, तो 2 साल 3 साल में आप बढ़ जाओगे 10%, 15%। हाँ जी। अच्छा सर, एक क्वेश्चन और था कि आपने 6 घंटे का गैप क्यों रखा है? बीच में अगर भूख लगे तो खा क्यों नहीं सकते थोड़ा बहुत? तो भूख क्यों लगेगी? अगर आप खाने से पूरी प्रॉपर एनर्जी जनरेट कर पा रहे हो तो आपको भूख क्यों लगेगी? क्योंकि आपके वाइटल ऑर्गन्स की जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट जब पूरी हो जाए तो आपको कभी भूख नहीं लगेगी। आप एक सिंपल सी चीज समझो, देयर आर मिलियंस ऑफ पीपल जिनका खाना आधा घंटा लेट होता है तो उनको चक्कर आने लगते हैं, सर दर्द होने लगता है। हाँ जी। देयर आर मिलियन अदर पीपल जिनको 2-2 दिन खाना ना खाओ उनको पता ही नहीं चलता, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो वाई दैट हाँ डिफरेंस जी। इज हाँ देयर? जी। हाँ जी। तो इसका मतलब है कि एक बंदे की जो एनर्जी के स्टोर्स है वो काफी ज्यादा है, हाँ जी। और उसका हाँ जो जी। हाँ जी। हाँ एनर्जी जी। में मूवमेंट है, मोबिलाइजेशन है, वो भी स्ट्रांग है। क्योंकि जी जी जी। देखो, एक बॉडी तो सबकी सेम है, उसका जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, बेसिक सॉफ्टवेयर सबका सेम है। ये कहना हाँ गलत जी। होता है कि भाई सबकी बॉडी अलग होती है। सबकी हाँ जी। बॉडी का अलग अलग स्टेटस है बीमारी का, हाँ जी। हाँ जी। बेसिक फंक्शनिंग सबकी सेम है। हाँ जी। तो अगर किसी 2 आदमी में कोई भी डिफरेंस है तो देयर मस्ट बी एन एक्सप्लेनेशन कि क्यों डिफरेंस है। हाँ जी। हाँ जी। ये फ्लूइड इनबैलेंस हो सकता है या समथिंग लाइक दैट। नहीं, फ्लूइड इनबैलेंस वगैरह तो अलग स्टोरी है, पर बेसिकली देयर शुड बी एन एक्सप्लेनेशन है कि एक आदमी को आधे घंटे के अंदर रहा नहीं जाता, वो कहता है जी मुझे तो भूख लग रही है। हाँ जी। हाँ जी, देयर हैज टू बी सम लॉजिकल एक्सप्लेनेशन। हाँ जी। मुझे कभी भी भूख नहीं लगती, वेरी रेयरली, मतलब खासकर जिस समय मैं यंग था। मैं आज की डेट में भी अगर मतलब वॉक एंड रेस्ट कर रहा हूँ, अपने काम में बिजी हूँ, अगर मैं लेटा नहीं हुआ, आप किसी को भी करा के देख लो, करवा चौथ के दिन लेडीज 12 घंटे का व्रत रखती है और ऐसे ड्रामा होता है जैसे पता नहीं क्या चंद्रमा पर चढ़ गए। वो कहते हैं दिमाग में गैस चढ़ गई। वो इसलिए ना क्योंकि लेटी रहती है कि मैंने खाया नहीं, हाय मैं अगर चला फिरा अगर काम किया तो मेरे को कुछ हो जाएगा। बेसिक कारण हाँ ही जी, ये वो होता है। साइकोलॉजिकल फैक्टर। हाँ जी। उसके एटीपीज अच्छा सर। वगैरह वो बेसिकली उसके सेल्स एक्टिवेट नहीं होते। हाँ जी। अच्छा सर, एक क्वेश्चन और था कि अगर कोई बंदा 3 टाइम खाने के साथ 3 गिलास पानी पिए और सारी उम्र ऐसे ही करे तो इतना पानी काफी है? नहीं सर, नहीं। तो कैसे डिसाइड होगा कि मैंने बीच में एक दिन ज्यादा पानी पीना है? सर आप मुझे एक चीज समझो, आपने मेरा वो डिस्कशन सुना था इरेक्टाइल डिसफंक्शन वाला, उसमें हाँ जी। एक जगह वो आया था, क्या कहते हैं डिस्कशन, क्या कहते हैं उसको, आराम से चलना और तेज भागना। आया था। हाँ जी। हाँ जी, वो उसने पूछा था इंटेंसिव एक्सरसाइज जो होती है। हाँ, तो जब आप तेज भागते हो तो सांस चढ़ती है, जब स्लो हाँ जी, चलते हो तो नहीं, जबकि काम आपने बराबर किया। बराबर किया। हाँ जी। हाँ जी। तो इसका मतलब है कि
आपका एनर्जी के कन्वर्जन रेट में फर्क है। फिर उसमें बात आई थी फैट के कि फैट कब यूज हो रहा है और वो कब यूज हो रहा है। हाँ जी, हाँ जी। तो जिस दिन आपने ज्यादा ज्यादा चले कंटिन्यूअसली या इंटेंसिव किया, इंटेंसिव दो तरीके से हो सकता है। एक तो कि आपने लंबे टाइम के लिए किया और हाँ दूसरा जी, आता है शॉर्ट रन में किया पर तेज किया, भागे हाँ फुल जी, स्पीड हाँ पर। जी, तो दोनों हाँ जी, तरीके से कुछ भी करोगे तो आपका जो बॉडी बर्न कर रही है अलग अलग मिनरल्स, अलग अलग मतलब जो यूज कर रही है वो हर रोज अलग अलग होगा। किसी दिन आप 1 किलोमीटर चले, किसी दिन 4 किलोमीटर चले, किसी दिन आपने जोर जोर से हंसे, किसी दिन नहीं हंसे। उसी हिसाब से पानी चाहिए, है ना? नहीं, उससे आपकी जो एनर्जी का जो मेटाबॉलिज्म, जो आपके मिनरल्स का बैलेंस है वो तो बिगड़ जाता है ना। कि आपने एक दिन कुछ एक्टिविटी, भाई आपने इनपुट कंट्रोल कर लिया, आउटपुट कैसे कंट्रोल कर रहे हो? आउटपुट तो कंट्रोल नहीं कर रहे ना आप। हाँ जी, हाँ जी, आउटपुट मतलब जो एक्सपेंडिचर है उसको कंट्रोल तो नहीं कर सकते ना आप। किसी दिन आप कुछ हाँ जी, करोगे, किसी दिन कुछ करोगे, हाँ जी, हाँ जी। तो तो इम्बेलेंस तो इट मीन होगा। सर देयर इज नो सेट रूल के रोज का कितना पानी चाहिए, है ना? नो, देर इज नो सेट रूल, ओनली वे इज हाइड्रेशन डिहाइड्रेशन से जो इम्बेलेंस होगा वो खत्म होता रहेगा रोज के रोज। अच्छा, वीकली हाइड्रेशन डिहाइड्रेशन काफी है, वीकली? हाँ, वीकली काफी है। अच्छा अच्छा, सर्दियों गर्मियों में भी जैसे जून जुलाई में? हाँ, गर्मियों में डेफिनेटली, गर्मियों में तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि गर्मी तो में तो बॉडी एकदम से पानी को स्टोर कर लेती है तेजी से। अच्छा अच्छा। तो सर आपने वहाँ उनको ये भी कहा था कि रादर देन डूइंग वॉक एंड रेस्ट फॉर 5 मिनट्स डू आफ्टर 1 आवर। हाँ, तो बेसिकली तो वही है ना कि हमें 1 घंटे बाद ही करना है। वो तो कोई क्रिटिकली इल है, किसी को ज्यादा प्रॉब्लम है तो उसको इमीडिएटली ठीक करना है तो कंटिन्यूअसली 1 घंटा करा देते हैं। स्टार्टिंग का पॉइंट होता है, स्टार्टिंग में 10-15 दिन अगर कंटिन्यूअस भी कोई कर लेता है तो नुकसान नहीं होता, परंतु आपको पता लॉन्ग रन सर, में। विश्वराव चौधरी ने आपकी का कंसेप्ट उठाया, वो जो किडनी के लिए वो जो बाथ टब बनाया ना उन्होंने, हॉट बाथ टब। किसने? विश्वरूप राय चौधरी का आपने ना पीछे सुना नहीं होगा, 2-2.5 नहीं महीने से देखा, काफी वो काफी उनकी प्रसिद्धि हुई है। उन्होंने हॉट टब बनाया एक। ये ड्रामा है उसका। हाँ जी, सुना है आपने? नहीं, सुना नहीं है, बट ड्रामेबाजी है। बेसिकली तो आप कुछ भी करते रहो, अल्टीमेटली घूम फिर के बाद तो हाइड्रेशन डिहाइड्रेशन पर आती है। अगर आपने उसके कुछ वीडियोस देखे हैं, क्योंकि आई ट्राइड गेटिंग इन टच विद हिम, आई पास्ड ऑन द मैसेजेस टू हिम कि भैया तुम्हारा ये कंसेप्ट बेकार है विदाउट हाइड्रेशन डिहाइड्रेशन। तो अगर आपको याद हो, कोरोना के अंदर उसने किया था कि जी एक दिन 16 गिलास पियो, इससे एक दिन 12 करो, एक दिन 8 करो, एक दिन 4 करो। तो घूम फिर के वो भी हाइड्रेशन डिहाइड्रेशन को ही मतलब पास जाने की कोशिश कर रहा है बार बार। हाँ जी, वो जो हॉट टब वाला ना वो भी हाइड्रेशन डिहाइड्रेशन ही है। हाँ, बेसिकली वो भी मेरे कुछ वीडियोस शुरू में है कि गर्म पानी और ठंडा पानी, दिस इज ऑल्सो, आप एक दिन गर्म लो एक दिन ठंडा लो, वो भी हाइड्रेशन डिहाइड्रेशन करता है। एब्सोल्युटली। गर्म पानी जो आपको पानी निकालेगा बॉडी में से। तो ये कहना मुश्किल है कि गर्म पानी निकालेगा या ठंडा निकालेगा। ठंडा भी निकाल सकता है क्योंकि ठंडा कंप्रेस करेगा उसको। ठंड में बॉडी कम पानी स्टोर करती है। तो अलग नहीं अलग नहीं, मौसम में अलग तो अलग कहते तरीके से। हैं गर्म पानी में बैठने से जब हम नहाते हैं गर्म पानी टब में तो पसीना आता है तो पानी निकलता है। नहीं नहीं नहीं, गलत है सर। तो गर्मियों में बॉडी ज्यादा पानी स्टोर करती है हाँ 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 हाँ। क्योंकि उसको टेम्परेचर को मेंटेन करना है। बाहर हीट है तो बॉडी गर्मी में, आप पानी बाहर से आते हो, आप फ्रिज का ठंडा हाँ पानी जी, चिल्ड पी लेते हो तो क्या होता है, धुआंधार तरीके से पसीना आता है। हाँ जी, हाँ जी। तो बॉडी को अच्छा सर, सॉरी एक लास्ट क्वेश्चन है ना, मेरे को महसूस भी होता रहता है कि सर आपका टाइम कीमती है, मैं ज्यादा ले रहा हूँ। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। एक लास्ट क्वेश्चन सर वो ये है कि अपना क्या नाम लेते अभी, अच्छा वो बात दूसरी चल गई, मेरे दिमाग से निकल गया। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे, जब आपसे बात होती है तो सवाल काफी घूम रहे होते हैं। तो ये भी है तो चलो मेरे टाइप दिमाग करने के लिए वॉइस में मैसेज डाल दिया करो व्हाट्सएप पर, कोई दिक्कत थोड़ी है। हाँ जी, जब हाँ जी, याद हाँ आता जी, है हाँ तभी जी। मैसेज डाल दो अच्छा उसमें। हाँ, याद आ गया सर, याद आ गया। आजकल ना बड़ा ट्रेंड चला हुआ है, कहते हैं आयुर्वेद में भी ऐसे था, पुराने ग्रंथों में भी ऐसे था कि 1 शुड टेक 2 मील्स अ डे, 1 मील अ डे, इंटरमीडिएट करनी चाहिए, 8 घंटे खाओ 2 मील लो। बट यू से कि आप पेट भर के रोटी खाओ 3 टाइम। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप 2 टाइम भी खा सकते हो, 1 टाइम भी खा सकते हो, पर ये कहना कि आयुर्वेद में लिखा है वो सब बकवासबाजी है। हर आदमी उस चीज के आसपास जाने की कोशिश करता है जो अपने आप फेमस हो चुकी होती है। अब जैसे 1 टाइम इज बेटर देन 2 टाइम, 2 टाइम्स इज बेटर देन 3 टाइम्स, ऐसा कुछ? ऐसा कुछ नहीं है सर। जैसे हाइड्रेशन डिहाइड्रेशन है कि आपको चेंज करते रहना है। आपका बॉडी का सिस्टम स्लो हो गया, आपने 2 मील ले लिया,
तो रिकवर हो गया, अगले दिन आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट हो गया। बेसिकली आपका पर्पस क्या है? पर्पस तो है मेटाबॉलिज्म को फास्ट करना। जी आप जब 2 मील लिया तो आपकी कुछ एनर्जी सेव हो गई, उसने आपके 2 मील्स के जो डाइजेशन है उसको इम्प्रूव किया, अगले दिन आप 50% 60% इम्प्रूव कर गए, तो आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट हो गया। तो आपका खाना जो 6 घंटे 8 घंटे में पच रहा था एक दिन पहले, वो 6 घंटे में पच जाएगा। तो नाउ यू नीड टू टेक 3 मील्स। भाई आपको सिस्टम को स्लो थोड़ी करना है। अगर हाँ जी आपका 8 घंटे, आज मान लीजिए आपने 2 मील लिए तो 8-8 घंटे का गैप ले लिया आपने। जी द पर्पज वाज कि मेटाबॉलिज्म फास्ट हो जाए। अब मेटाबॉलिज्म फास्ट हो गया, अब वो 8 घंटे का काम 6 घंटे में करने लगा। पर आपने 8 घंटे के बाद खाना खाते रहे तो 2 घंटे तो सिस्टम बैठा रहेगा ना आराम से। एब्सोल्युटली। तो इसलिए देयर इज नथिंग, नो सेट रूल। द ओनली थिंग इज दैट कीप चेंजिंग थिंग्स। ये कहना है कि टाइम से खाओ या कुछ भी खाओ, कोई रूल ठीक नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ, सिंपल सी बात है कि दुनिया के जिस आदमी ने भी कोई रूल फॉलो किया वो बीमार पड़ेगा ही पड़ेगा। अच्छा अच्छा, हाँ जी हाँ जी। तो आपने आदमी सर ऐश करे। किसी कैंसर पेशेंट पे भी एक्सपेरिमेंट किया अभी तक? सर कैंसर पेशेंट के ऊपर बड़ी बार एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश करी। प्रॉब्लम वही आती है, वो पैनिक करते हैं, भागते हैं। एक कैंसर पेशेंट का वीडियो अपलोड किया हुआ है, उसको माउथ में ग्रोथ हो गई। वो बंदा तंबाकू वंबाकू खाता था। जी तो उसने मेरे को कॉल किया, तो मैंने उसको बोला कि भाई हाइड्रेशन डिहाइड्रेशन शुरू कर दो और वॉक एंड रेस्ट भी चालू कर दो। 10 दिन के बाद उसका कॉल आया, जी मेरी जो ग्रोथ थी वो आधी रह गई। अच्छा, वो कैंसर पेशेंट नहीं था क्योंकि उसने बायोप्सी जो कराई थी वो नॉन मेलिग्नेंट आ गई थी। बट नॉन मेलिग्नेंट, ओके। उसका मतलब ये नहीं होता कि उसको कैंसर नहीं होगा उससे। उसका मतलब है कि आज की डेट में वो स्प्रेड नहीं हुआ है। कल वो स्प्रेड हो सकता है। हाँ, कल वो स्प्रेड हो सकता है। हो सकता है, हाँ जी। तो बेसिकली तो जो ट्यूमर बनना इटसेल्फ इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ कैंसर। हाँ जी। अब जब उसका आधा हो गया तो वाज ही नॉट कन्विंस? नहीं, उसके बाद क्या हुआ प्रॉब्लम, उसके बाद 8 दिन बाद फिर फोन आया, हफ्ते बाद। जी कहता जी मैंने कुछ हर्बल कुछ खरीदा है इसके लिए, कैंसर को खत्म करने के लिए, जी तो ये ले लूं ना ले लूं। मैंने कहा यार देख, जब तेरे को 50% हो गया तो अब तू इतने देर से इलाज करा ही रहा था, अगर इलाजों से कुछ होना होता तो हो चुका होता। सही बात है। तो फिर मैंने कहा इससे फायदा नहीं होगा। देन ही वाज बार बार उसी चीज के आसपास घूमे जा रहा था। तो मैंने उसको सिंपल सी बात पूछी, मैंने कहा ये बताओ तुमने इसके पैसे कितने दिए हैं? कहता 8,000 रुपए। मैंने ऐसा कौन सा जड़ी बूटा है जो 8,000 रुपए में, उससे तेरे को एक बार काटना था, एक बार काट दिया। अब तू एक काम कर, तो उसको कह कि 4,000 रुपए में वापिस ले ले, वो देता है तेरे को 4,000 रुपए। उससे एक बार काटना था, काट दिया तुमको। बस फिर वो, उसको पता नहीं बात समझ में आ गई, उसके बाद कभी फोन नहीं आया ना मैंने उसको किया। प्रॉब्लम यही होती है। मैं आपको दूसरा किस्सा बताता हूँ। मेरे फादर इन लॉ को स्ट्रोक हो गया। अच्छा, आपके फादर इन लॉ को? अच्छा। हाँ, तो उनको स्ट्रोक हो गया और वो अनकॉन्शियस स्टेट में थे। उनके सामने कोई होम्योपैथी वाला ठग रहता था। अच्छा तो उसने कहा जी मेरे पास ये ऑयल है, इस ऑयल को लगाने से स्ट्रोक खत्म हो जाता है। जी। तो 1,600 रुपए की या कुछ इस तरीके की बोतल दी उसने। अच्छा। तो अब उसने स्ट्रोक के अलावा उसने बताया इसके बहुत बेनिफिट्स हैं। अच्छा। तो मेरी जो सिस्टर इन लॉ दूसरी थी, मेरे मतलब ये तो मेरी साली के घर में थे हम, तो वहां पर जो साले की वाइफ थी वो भी आई हुई थी। तो शी सेड कि मैं भी आधी बोतल इसी में से मेरे को दे दो, मैं भी अपनी मदर के ऊपर ट्राई करके देखूंगी। अच्छा। तो ये जो बंदा था कहता नहीं नहीं, अगर एक बोतल में से 2 आदमी यूज करोगे तो फायदा नहीं होगा। तो आपको सेपरेट बोतल लेनी है। मुझे 1,600 था या 8,000 था, वो ठीक से याद नहीं, बट इट वॉज क्वाइट एक्सपेंसिव। एंड हाँ, मल्टीप्लाइड बाई 2। तो बेसिकली व्हाट ही वाज इंसिस्टिंग इज कि 2 मेरी सेल हो। तो मैंने कहा ये बकवास कर रहा है साला, इसने काटना एक ही बार है, होना किसी से भी नहीं है। तो अगर एक बोतल से 2 लोगों को पता चल गया कि कुछ नहीं हो रहा तो उसका नुकसान हो जाएगा। तो इसलिए इज ट्राइंग टू चेप दो कि भाई बंदे को आधी बोतल में फायदा होता है, तो ऑब्वियसली वो भागा भागा 4 और लेके जाएगा तुमसे। हाँ जी हाँ जी। जिसने एक ही बार काटना है उसको पता होना आना कुछ नहीं है, एक बार बेवकूफ बनाना है, अगली बार बंदे ने बनना नहीं है। तो एक ही बार में काटता है, मोटा काटता है। भाई जो भी चीज आपको, मैं मतलब लाइफ के अंदर क्या होता है कि जैसे इन्वर्टर है, कोई कहता है कौन सा इन्वर्टर लेना चाहिए, कोई कहता है टीवी कौन सा लेना चाहिए। मैं कहता हूँ जो टीवी, जो इन्वर्टर सबसे ज्यादा बिक रहा है वो लेना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर जितनी भी प्रॉब्लम्स होती है वो दूर हो जाती हैं। जो चीज बिकती कम है उसकी करेक्शन कम होती है, उसकी कंप्लेंट कम आती है, उसके ऊपर R&D कम होती है। आपने एक टीवी लिया 60 इंच का, उसमें प्रॉब्लम आ गई,
उसमें उसका मार्जिन है, क्योंकि चाहे 32 इंच का टीवी लो, चाहे आप 60 इंच का टीवी लो, उसके अंदर जो मटेरियल कॉस्ट का डिफरेंस होता है वो हार्डली 2-4 हजार रुपये होता है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, प्राइस का डिफरेंस होता है लाख रुपए का। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो लाख रुपए होते ही इसलिए हैं कि उस बंदे को सर्विस दी जा सके, क्योंकि उसमें प्रॉब्लम आनी आनी है, R&D हुई नहीं उसमें। हाँ जी, हाँ जी, जिस दिन R&D हो जाती है वो प्रोडक्ट परफेक्ट बन जाता है, वो सस्ता हो जाता है, क्योंकि उसको पता है अब मैं 10 लाख पीस बेचूंगा। अब अगर किसी के पास दम हो किसी चीज को ठीक करने के लिए, तो वो एक पीस बेचने की या 10 लाख पीस बेचने की कोशिश करेगा ना, चाहे उसको 10 रुपए प्रॉफिट हो, 1 करोड़ रुपए तो हो जाएगा 10 रुपए के हिसाब से 10 लाख पीस बेच के। एक्चुअली उसको पता है कि जनता अपने आप आएगी। हाँ, अब जिसको पता है भाई इसने काम ही नहीं करना है, तो वो कहता है जी आज ही काट लो जो काटना है। महीने के 4 कस्टमर भी मिल गए तो 40-50 हजार रुपये आ गए। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा सर, आपने एक और बड़ा अच्छा मेरे इंटरेस्टिंग सा स्टेटमेंट दी कि मैंने एक कंसेप्ट निकाला है शेयर मार्केट का। वो कौन सा कंसेप्ट है? सर वो स्टेटमेंट कहाँ दिया था मैंने, बोला था कल वाला ही वो डाइसफंक्शनल रेक्टाइल में दिया था आपने। आज की मैंने आपकी लेटेस्ट वीडियो भी देखी, वो जो सर देखो शेयर। हाँ, आज भी मेरी किसी और से भी बात हो रही थी। लोगों को बात वो समझ में नहीं आ रही है, और लोग अच्छे खासे बेवकूफ है दुनिया में, पढ़े लिखे वो बेवकूफों की कमी नहीं है। हाँ जी, दुनिया के अंदर किसी भी किताब के अंदर कोई भी चीज ठीक नहीं लिखी हुई। शेयर मार्केट के अंदर जितने प्रिंसिपल्स हैं, जितनी चीजें बताई जाती हैं, सारी की सारी गलत बताई जाती हैं आपको नुकसान पहुंचाने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो सेंटीमेंट से चलाते हैं उसको। तो मान लो एक शेयर है, उस शेयर का आपको किसी ने टिप दे दी कि ये तो बढ़ेगा, और आपको उसके ऊपर भरोसा है। मान लो राकेश झुनझुनवाला ने कह दिया तो शेयर बढ़ेगा, सारी पब्लिक लेना शुरू कर देगी, तो रेट तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, इससे शेयर में कोई वैल्यू हो ना हो। और पीछे से किसी ने देखना नहीं भी ये कंपनी की बैलेंस शीट कैसी है कैसी नहीं। हाँ, किसी को आती नहीं देखनी। हाँ जी, भाई जो बेवकूफ है, जिनको लूटना है, आप उसी को तो लूट सकते हो ना जो बेवकूफ है। हाँ जी, और रिलायंस के शेयर को ले लो, सारी दुनिया पागल है रिलायंस के शेयर के लिए। हाँ जी, क्यों पागल है? उसका रेट ऑफ डिविडेंड जो होता है, जो प्राइस है उसका, उसके ऊपर रेट ऑफ डिविडेंड देखो तो 0.5% भी नहीं है। बैंक से 10 गुना ज्यादा मिलता है, 5% तो आज भी मिलता है ना बैंक से FD में। हाँ जी। तो क्यों खरीदा जाए रिलायंस का शेयर? कोई जस्टिफिकेशन दो। अब लोग रिलायंस है इसलिए। हाँ, तो अब उसका कोई और पैरामीटर देख लो, उसकी प्राइस अर्निंग रेशियो देख लो, जितने भी टेक्निकल पैरामीटर्स होते हैं सब के सब 10 गुना खराब है। जो चीज 10 होनी चाहिए वो 100 है। आपने सर कोई यूनिक कंसेप्ट निकाला था? हाँ जी, तो वो आई एम एक्साइटेड टू नो दैट। सर आप 1 करोड़ रुपए भेज दो, मैं आपको इन्वेस्ट करके आपके 1000 करोड़ बना देता हूँ। सर मैं बताऊं, मेरे पास होते तो जरूर भेज देता। आप कितना इन्वेस्ट करना चाहते हो? मैं आपको बताऊं, मैं ना 5-6 साल पुरानी बात है मेरे पास। आई लॉस्ट 1.5 लाख इन स्टॉक मार्केट। उसके बाद तो मैंने कानों को हाथ लगा लिए कि मैं नहीं जाऊंगा। उसके बाद मैंने किए नहीं कभी। देखो मैं आपको बता देता हूँ, पर आप करना मत, करना तो मेरे थ्रू ही करना। जी जरूर जरूर। देखो मान लो आपने एक अच्छा शेयर सेलेक्ट कर लिया जिसके सारे पैरामीटर्स अच्छे हैं जी, और जो लार्ज कैप है जी, लार्ज कैप का मतलब हो गया उसकी लाखों करोड़ रुपए की कैपिटल है। हाँ जी, हाँ जी। तो वो फेल नहीं होगी अगले 10-12 साल तक। अच्छा अब मान लो वो शेयर 100 रुपए का है, जी, आपने जितना पैसा लगाना है उसको 15-20 से डिवाइड कर दो। अच्छा, वो सिप बना लें, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। उसमें क्या होता है? उसमें भी आप रोज के कुछ शेयर खरीदो रादर देन पुटिंग मनी वन टाइम। फिर रोज के खरीदोगे, उसकी एवरेज बन जाती है। फिर उसके बढ़ने के चांसेस ज्यादा होते हैं। किसके बढ़ने के चांस ज्यादा होते हैं? आपकी इन्वेस्टमेंट के मनी के ग्रो करने के। ये मैंने आपको पहली बार बताई कि जितनी भी चीजें किताबों में लिखी सब बकवास लिखी है। हाँ, अब हर कोई कहेगा कि हर कोई ये कहेगा कि 15-20 से डिवाइड कर दो फिर सर। 15-20 से डिवाइड कर दो फिर। उसको एक पर्टिकुलर रुपए के इंटरवल के ऊपर खरीदते जाओ। आज शेयर 100 रुपए का है तो आपने खरीद लिया जी, कल 97 का आया फिर खरीद लिया जी, 94 का आया खरीद लिया। एब्सोल्युटली। अब 50 रुपए तक या जहां तक भी ये डिवाइड किया आपने वहां तक खरीदते चले गए। ठीक है।
वो तभी खरीदोगे जब रेट जाएगा, उसके पहले तो खरीद नहीं सकते। हाँ जी आज आपने मार्केट में 100 रुपया खरीदा, जी। वो 102 जाता है, बेच दो। अच्छा हाँ। वो वापस 97 पर आ गया, फिर खरीद लो। 100 पर आता है, फिर खरीद लो। अब वो क्या होगा, कहीं ना कहीं तो जाएगा, या शेयर कहीं नहीं जाएगा। और कोई भी शेयर ऐसा नहीं है, अगर आप पिछले 5 साल 3 साल 4 साल उठा के देखोगे, कोई भी शेयर ऐसा नहीं होता जिसमें रोज की 3% की मूवमेंट ना हो। अच्छा, आपका कहने का मतलब है कि अगर किसी के पास 15 लाख रुपया हो तो उसको 15 में डिवाइड करेंगे, लाख लाख रुपया रख ले, हर जगह पर लगा दे। उसका 5 हाँ साल का रिकॉर्ड देख लो शेयर का कि भैया इतना मूवमेंट आती है। 50% की मूवमेंट मान के चलो कि 100 रुपए का शेयर 50 में आ जाएगा। हाँ जी तो 100 से लेकर उसको 50 तक लगा दो। हाँ ठीक है, अब वो जहां पर भी होगा उसके जो एक स्टेप नीचे हो उसको बेच दो। आपने मान हाँ। लो 50 का लिया हुआ था, 100 वाला शेयर 50 में आ गया, आपने 50 पर लिया, 51 में बेच दिया। आप क्यों वेट करोगे कि 70 का होगा तभी बेचूंगा? हाँ हाँ, वही ना, लालच ग्रीड मारता है बंदे को। भाई आदमी ये नहीं देखता, उसको सिखाया ये जाता है कि 100 का है, फिर 50 का आ गया, 50 का भी ले लो, आपकी एवरेज 75 हो गई, या 75 पर बेच दो। 75 पर हाँ जी हाँ बेचोगे जी या 80 पर बेचोगे तो 5 ही रुपए का मार्जिन मिलेगा ना आपको। हाँ जी। अब जिस स्टॉक ने साल के अंदर 2000% की मूवमेंट करनी है, क्या आप 100% भी नहीं कमा सकते उसमें? हाँ बिल्कुल कमा सकते हैं। पहली चीज, आपने शेयर वो सिलेक्ट करना है जिसका डिविडेंड यील्ड 5% से ऊपर हो, तो बैंक रेट ऑफ रिटर्न तो आएगी आपके पास। एब्सोल्युटली, हाँ जी हाँ अब जी आपका शेयर बिके या ना बिके, प्रॉफिट में जाए ना जाए, आपको तो 5% मिल रहा है, आपको तकलीफ तो नहीं है कोई। हाँ जी हाँ जी पहली चीज क्लियर हो गई हाँ जी कि आपको बैंक रेट ऑफ रिटर्न मिल गया। हाँ जी अब पिछले 10 साल का रिकॉर्ड देख लो, हर रोज शेयर प्राइस 3% ऊपर नीचे होता है। हाँ जी। आप हर रोज उस शेयर को जितना भी लास्ट क्लोजिंग है 1% नीचे और 1% ऊपर का ऑर्डर लगा दो। 1% नीचे परचेज का और 1% ऊपर सेल का, बिल्कुल। तो आपकी रोज सेल होगी। तो आपने साल के अंदर तो 250 दिन स्टॉक मार्केट काम करती है, 250 बार खरीदोगे, 2% रोज कमाओगे, 500% हो गया। और अगर एवरेज आप 20 लेवल बना के चल रहे हो तो मुश्किल से आपके हमेशा तो 20 नहीं रहेंगे, हमेशा तो 50 रुपए रेट नहीं रहेगा, कभी 50 होगा, कभी 60 होगा, कभी 70 होगा, कभी 80 होगा। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी तो अगर आपका 100 रुपए का शेयर आज का रेट है तो आपकी इन्वेस्टमेंट ऑलमोस्ट एक ही लेवल रहेगा ना, बाकी सब तो बिक गए। हाँ जी। जब आपका 50 होगा तभी तो सारी मेंटेन होगी। तो मुश्किल से आपने अगर 20 लाख लगाने तो एट एनी पॉइंट इन टाइम अगर आप पूरे साल का एवरेज निकालोगे तो सिर्फ 4-5 लाख रुपए इन्वेस्टेड रहेंगे आपके किसी भी टाइम पर। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो 4-5 लाख रुपए के ऊपर आपकी जो टोटल रिटर्न होगी वो करीब करीब 150-200% से ऊपर होगी। उसको डिवाइड कर लो 5 से, तो 40-50% वो हो गया, 5-7% डिविडेंड हो गया, तो 50% तो कहीं नहीं गया। बिल्कुल। अब इसको समझने में और इम्प्लीमेंट करने में लोग गड़बड़ करते हैं। अब इसको मैंने इम्प्लीमेंटेशन का एक और फार्मूला निकाला है, वो नहीं बताऊंगा अब लास्ट वाला। हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं सर, आप ठीक है, जब भी अब मिलेंगे उस फार्मूले से आप इस चीज को 50% से बढ़ाकर 150-200%, 300% तक ले जा सकते हो, 500% तक भी ले जा सकते हो। वाह जी। तो इस तरीके से मैं सर वो तो चलो आपसे मिलके चाय के कप पे पूछेंगे। आई अंडरस्टैंड, आई बिलीव यू सर, बट उससे पहले मैं आपको ये हम्बल एडवाइस देना चाहता था, आप अपना वो जो वॉक एंड रेस्ट को मार्केट नहीं कर रहे हो। सर देखो, उसको मार्केट नहीं कर रहा, उसकी एक आधी प्रॉब्लम्स हैं। मैंने कई बार क्या किया कि अपने वीडियो बनाए और उसको यूट्यूब पर प्रमोट करने की कोशिश करी पैसे देकर। जी। अब क्योंकि मेरे पास मेडिसिन की डिग्री नहीं है तो वो मुझे मेरे जो प्रमोशन है, एडवर्टाइजमेंट है, उसको वो स्ट्राइक डाउन कर देते हैं, वो अलाउ ही अच्छा, नहीं तो करते। आप YouTube पे अगर ना भी करो, अपने लोकल एरिया में अपना शुरू कर सकते हो। जैसे काफी आचार्य वगैरह लोग होते हैं, उन्होंने शुरू सर किया हुआ है। उसमें प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि आई एम नॉट हार्डकोर मार्केटिंग पर्सन। प्रॉब्लम वहां पर आती है। मेरा साइबर कैफे है, मेरे पास कम से कम 100 लोग रोज आते हैं। मैं लोगों को पकड़ लेता हूँ कि भाई कोई आदमी घुसा, उसके बाल नहीं है तो उसके बाल बता देता हूँ कि भाई बालों का ये प्रॉब्लम हो रही है तुम्हारे को। शक्ल देख के आधी बीमारियां पता चल जाती हैं। और हाँ जी ज्यादातर लोगों को एक बीमारी होती है तो 4 और लगती है। स्किन या उसकी प्रॉब्लम तो हो ही जाती है, किसी को स्किन की, किसी को आंख की, किसी को बालों की, किसी को कुछ, किसी को कुछ, तो वो देख के पता चल जाता है।
हाँ जी। बेसिकली अगर मैं वहां पर बैठता हूँ तो मैं दिन में 10-12 लोगों को बता देता हूँ, पर लोग इतने सुस्त और इतने निकम्मे हैं, दे डोंट वांट टू टॉक टू यू और फीडबैक, गिव यू फीडबैक। आपके जान पहचान के भी लोग होते हैं ना, वो फीडबैक नहीं देते। अब मैं बीच में, मेरा एक लड़का छुट्टी पर चला गया तो मैं महीना भर बैठा था एक बारी, जी। तो जिस समय मैं बैठा सेल हो गई दुगना तिगनी। अब अच्छा। मैं लड़कों को कहूँ कि यार तुम चोरी करते हो, जब तुम अकेले बैठते हो तो सेल क्यों डाउन हो जाती है? कहते जी वो आप लोगों, आपसे बात करने के लिए वो लोग जबरदस्ती आ जाते हैं, और आते हैं तो वो साथ में कोई काम लेकर आ जाते हैं। बढ़िया, फिर तो आप सर बैठा करो। अब वो वही मैं कह रहा हूँ ना कि एक जो हार्डकोर चीज है ना, मैं हार्डकोर मार्केटिंग का बंदा नहीं हूँ। अब मेरे को ये था कि इसको किसी ना किसी तरीके से प्रमोट करो, ये फोन पर जो वेबसाइट चल रही है यूट्यूब, क्योंकि यूट्यूब इज अर्निंग मैकेनिज्म ऑल्सो। तो अब वो कंफ्लिक्टिंग सी चीजें हो रही थी और मेरी मनी की रिक्वायरमेंट बड़ी तेजी से बढ़ रही है। अब मैं ऐसी स्टेज पर हूँ लाइफ की जहां पर मेरे को मोटा पैसा चाहिए। हाँ जी, तो हाँ जी। बच्चों को सेटल करने के लिए बच्चों को समझाते हैं कि भाई पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो उनको समझ में नहीं आता। तो आज की डेट की जंग ये है कि बन के और गया, अब भाड़ में। आई नीड ह्यूज अच्छा। मनी, मुझे अब हजारों करोड़ों रुपए के हिसाब से चाहिए। और अब मुझे दूसरे तरीके से प्रूव करना है कि भैया दिमाग अगर आपके पास है तो आप कुछ भी कर सकते हो। मैं अभी ये तक फोकस था कि मुझे किसी चीज की चिंता नहीं थी, कि भाई हेल्थ है तो मैं 100 साल तक भी काम कर सकता हूँ। हाँ जी। तो अब फंडा चेंज हो गया कि अब पैसा होगा तो सारी दुनिया अपने आप मान जाएगी। तो फिर आप जो मोटा पैसा चाहिए उसका क्या आइडिया निकाला आपने? सर शेयर मार्केट। अच्छा अच्छा, हाँ 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 हाँ। शेयर मार्केट के अलावा अभी मैंने इनफैक्ट एक शेड्यूल भी करी हुई है 6 बजे की, वो वेबिनार जो होता है ना, सॉरी यूट्यूब के ऊपर एक लाइव का भी होता है सिस्टम। मैंने सर आज आपका देखा था और मैं था वहां पे लाइव, अच्छा। जहाँ पर आपने बिस्किट की एग्जांपल दी थी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा ये हाँ। एक बात बताओ मेरे को इसका नहीं आइडिया कि जैसे मैं लाइव गया, आपको कैसे पता चला मैं लाइव चला गया? नोटिफिकेशन आ जाती है ना, वो बंदा फिर जैसे जैसे व्हाट्सएप आता है, उसकी उसकी कुछ टोन बज जाती है, बेल, वो नहीं तो आप नोटिफिकेशन की व्हाट्सएप भी। खोलो तभी बजती है या वैसे भी बज जाती है? नहीं नहीं, इसका लिंक व्हाट्सएप पे नहीं है, इसका लिंक तो यूट्यूब से ना वैसे ही बज जाती है, कईयों ने नहीं लगाई होती, साइलेंट पे होती है, नहीं तो नहीं, सॉरी सॉरी, वो। यूट्यूब के ऊपर अगर आपने नोटिफिकेशन ऑन करी हुई है तो फिर क्या होता है? फिर आपका यूट्यूब खुला हो ना खुला हो वो नोटिफिकेशन आ जाती है आपको? हाँ जी, हाँ जी, यूट्यूब खुला हो चाहे ना खुला हो ऊपर आ जाती है, तो अच्छा, वो मेरे को नोटिफिकेशन ऊपर आती आ है, गई अच्छा थी। अच्छा। मेरे को ऊपर आ गई थी, मैंने क्लिक किया तो फिर आपका था, तो आपने बिस्किट वाली एग्जांपल दी उसमें। तो उसमें आपने वो उस समय मैं काफी देर तक बोलता नहीं ना, कोई लोग होते नहीं है, तो मेरे को समझ नहीं आता है खाली मैं क्या बोले जाऊँ, कोई है तो नहीं सुनने वाला। अच्छा अच्छा, उसमें ना पता नहीं, मैं वो आपको आपको लाइव कमेंट भेजना चाहता था कि सर आई एम देयर, बट उसमें नीचे कमेंट शो नहीं हो रहे थे। कमेंट शो नहीं, लोगों के बड़े कमेंट आए और मैंने भी डाल ही रहा था मैं बार बार। मैं क्योंकि वहां पर बैठा नहीं था कंटिन्यूअसली, तो मैंने उसमें अपना फोन नंबर लिख दिया था कि भाई कोई भी आए और अगर मैं कैमरे में नहीं आ रहा तो मेरे को कॉल कर दो। एक ना कमेंट्स होते हैं यूट्यूब पे, यूट्यूब के वीडियो के नीचे जो कमेंट होते हैं, मेरे हो सकता है मेरे एंड पे कोई दिक्कत हो, वो कमेंट मेरे हो नहीं रहे थे। अच्छा, आप ना एक बार ज्यादा नीचे जाके देखो, कई बार वो शायद दूसरा कुछ और चल रहा होता है, तो नीचे जाके देखो हाँ जी, क्योंकि हाँ जी। लोगों ने कमेंट 25-30 कमेंट आए थे उस पर। और मैं अच्छा नाम अच्छा, भी तो ले ठीक है रहा था, ठीक है। लोगों के कमेंट आ रहे थे उनके नाम भी ले रहा था, नाम भी उनके आ रहे थे ना। हाँ हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो इसका आप ये शुरू कर रहे हो लाइव, है ना? मैं लाइव कर रहा हूँ क्योंकि लाइव उस शुरू में तो प्रॉब्लम हुई, फिर एक बंदे ने मेरे को मैसेज भेजा कि आप बोलना शुरू करो अपने आप लोग आ जाएंगे। तो मैं बोलना शुरू तो किया तो ये आप लिटरली, डेली करोगे? हाँ मैं अब उसका दूसरा ये तरीका है ना कि मैं टाइम फिक्स कर दूंगा, तो उस टाइम पर जो लोगों ने पहले एक बार आए हैं वो अपने आप आ जाएंगे, उनको पता है इस टाइम पर मैं होता हूँ। अभी तो मैंने हाँ जी, वो। स्पॉन्टेनियसली उसी समय कर दिया था बस। हाँ, वो रूटीन बन जाएगी, रिचुअल बन जाएगा। हाँ जी। हाँ, तो इसमें क्या हुआ कि आज जब मैंने किया था तो इसमें पर आपकी मेहनत बढ़ जाएगी, हाँ जी। आपकी मेहनत बढ़ जाएगी, आपका हार्डवर्क बढ़ हाँ, जाएगा इसमें। नहीं नहीं, मेहनत तो बढ़ेगी, पर उसमें ये है ना कि आपने उसको लाइव करके इधर उधर भी चले गए तो भी आपने फोन नंबर तो लिखा हुआ है कि कोई घंटी मार दे या कुछ कर दे। तो दूसरा क्या है कि आपके अगर इस तरीके से व्यूज जो है ना बड़ी तेजी से बढ़ते हैं। मैं अब सोच रहा हूँ दिन में 8-10 घंटे में लाइव चला जाऊँ, तो लाइव जाने से अगर मेरे को 50-50 भी मिले तो मैं अगर 2000 के करीब मेरे व्यूज आने शुरू हो जाए रोज के, तो फिर चैनल अपने आप से मतलब एकदम आग पकड़ लेगा। अब मैं, मेरा प्रोग्राम तो है कि मैं कम से कम नहीं तो हो सकता है 10-12 घंटे भी लाइव चला जाऊं। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है।
ठीक है, ठीक है। तो सर मैं एक क्वेश्चन पूछना था, जैसे आप के कई काफी पेशेंट्स ठीक हो रहे हैं, तो हाउ डू दे पे यू, आपको पे कैसे करते हैं वो? सर देखो, पे करने का जो प्रॉब्लम है आज की डेट की, जो सबसे बड़ी समस्या है वो है नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स को बढ़ाना। पेमेंट इज नॉट एन इशू। नहीं नहीं, ये यूट्यूब की पेमेंट की बात नहीं कर रहा मैं। हाँ, जिनको आप पर्सनल गाइडेंस देते हैं फोन मैं पे। वही कह रहा हूँ ना, पर्सनल गाइडेंस का भी अगर कोई आदमी कोई चीज कहीं पढ़कर या कहीं सुनकर ऑफर करता है कि ही वांट्स टू पे, तो मैं उसको बता देता हूँ कि भाई ठीक है, पे कर दो। बट अदरवाइज आई डोंट टेल एनीबडी कि पे करना ही करना है। एक आधे कभी मतलब 50-60 में से एक दो लोगों को बोल देता हूँ कि भाई ठीक हो जाओ तो पेमेंट कर देना। बट वैसे आप 500 रुपए या 1000 रुपए कंसल्टेंसी फीस रख सकते हो। पर मैं वही कह रहा हूँ ना, उसके लिए आपको डॉक्टर का लाइसेंस होना जरूरी नहीं है। नहीं नहीं, उसके लिए मेरे को किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। मेरे को किसी भी तरीके का कोई लाइसेंस नहीं चाहिए पर्सनल लेवल के ऊपर। इट इज हाँ जी। ओनली फॉर यूट्यूब, जिनके ऊपर ये गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है कि आप ऐसे लोगों को प्रमोट नहीं करोगे। पर धीरे धीरे करके मैं बीच में, पता है क्या, वीडियो जब बनाता था ना, तो उसमें मैं एक तो मेडिसिन के ऊपर आ जाता था कि भाई इसकी जरूरत नहीं है। इफ आई स्टॉप डूइंग दैट, अगर मैं मेडिसिन के अगेंस्ट बोलना बंद कर दूं, तो हो सकता है मेरे वीडियोस प्रमोट होने से भी ना रुके। तो अब पहली चीज तो मैं मतलब थोड़ा सा सेटअप मेरा चेंज हो गया। अब मेरा सेटअप कुछ इस तरीके का हुआ है कि मुझे उम्मीद है अब अगले 15-20 दिन में तेजी से बढ़ जाएगा काम। और अदरवाइज गुड है। टैबलेट भी आई पड़े विश, थे। मैं भी चाहता हूँ आपका बढ़े सर। हम्म। तो आप सर, सो नाइस ऑफ यू, आपसे बात करके बहुत मैं लगा हुआ हूँ कि आपको बुलाया जाए किसी तरीके। हाँ जी मैं इसीलिए थोड़ा सा बंदे होने चाहिए कम से कम 100-200, तभी फायदा है। सर, मैं समझता हूँ जब आप बात करते हो ना, लोग ऐसी ही बातें करते हैं, लोग फजूल की बातें करते हैं कि क्या डिग्री है, क्या पैथी है, किसी को क्या लेना है, ठीक होने से मतलब होना चाहिए, फालतू की बातें करते हैं। अब अगर आज देखने की कोशिश करो ना, तो ये वेब एमडी है, दुनिया की सबसे बड़ी वेबसाइट है। और वेब एमडी इज बेसिकली करोड़ों रुपए महीने का कमाते हैं सिर्फ अपने वेबसाइट से। कंसल्टेंसी का अच्छा जो है इनका अलग है, करोड़ों रुपए इनको इसी से आते हैं सिर्फ वेबसाइट होने से। और वहां अच्छा जी। पर भी आप कोई भी क्वेश्चन का आंसर ढूंढते हो तो वहां पर भी मिसगाइड किया होता है, घुमा फिरा, सीधी सीधी बात नहीं बोलते। आज हाँ तो जी, मैं हाँ जी, एक चीज एड्रेस करने की कोशिश कर रहा था, दैट वाज म्यूकस या सिकी स्टूल क्यों होता है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, तो जो सिकी स्टूल का बेसिक कारण होता है, वो आपकी आंतें उधड़ रही होती है, वो वहां से फ्लूइड निकल रहा होता है, वो चिपचिपा होता है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और वो एक बहुत सीरियस चीज की इंडिकेशन है। मैं आपको एक और किस्सा बताता हूँ। एक बंदे को डायबिटीज थी, ठीक है, उसका जी कुछ रिजल्ट आ गया, कुछ नहीं आया। जी। फिर मैंने थोड़ा सा उसको एनालाइज करके ना, मैं तुक्के तो मार ही रहा था थोड़े बहुत, कुछ लॉजिकल भी होता है तुक्का मेरा। तो मैंने उसको हाँ बोला जी। कि घी का इंटेक बढ़ा दो ड्रास्टिकली, एकदम से क्या बोला आपने? घी बढ़ा दो अपना। और अच्छा, सरसों घी का बना दो। अच्छा अच्छा, घी, अच्छा अच्छा। घी बढ़ा दो, सरसों का तेल बंद कर दो। हाँ 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 हाँ। रिफाइंड लो या देसी घी लो। अच्छा तो 2 दिन के बाद मैंने कहा अब आप ये बताओ आपको क्या क्या डिफरेंस नजर आ रही है, क्योंकि शूट अप तो उसकी ब्लड शुगर तो शूट अप कर गई। अच्छा तो ही सेड कि पहले मेरे को स्टूल स्टिकी आता था, वो स्टिकी नहीं आ रहा। अच्छा तो दैट मीन्स उसको इंटेस्टाइन्स में बुरी तरीके से इन्फ्लेमेशन है। अच्छा। तो व्हाट अबाउट दिस ब्लड शुगर जो शूट अप कर गई? कुछ नहीं, वो जिसको मेटाबॉलिज्म जिसका पुअर है, जिसको घी पचता नहीं है, वो टेम्परेरी तौर पर ऊपर होगी, पर महीना 2 महीने के बाद उसको ऑन ऑफ करना होता है। जैसे हाइड्रेशन डिहाइड्रेशन है, वही है कि 4 दिन की लिया, 2 दिन छोड़ दिया, फिर 4 दिन लिया, 2 दिन अच्छा छोड़ अच्छा, दिया। वो फिर समझ गया ना, वो डरा तो नहीं? सर वो पुराना पापी था, वो मतलब काफी पुराना पेशेंट था, तो उसको पूरा कॉन्फिडेंस था, क्योंकि उसको शुरू में वो करीब 1.5-2 साल से फॉलो अप कर रहा था। शुरू में उसको 4-5 महीने फायदा हुआ था, हाँ। फिर वो अच्छा गड़बड़ सर, करने इसी लगा से था। मेरे को, अब हाँ, एक इसी से उसकी मेरे को शुगर याद ठीक है हो गई। आपने। जी जी, वंडरफुल। इसी से मेरे को याद है, आपने वो आपके फादर इन लॉ तो और आपके साली के मदर को नहीं सजेस्ट किया ये मेथड? सर जो प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो ना, प्रेसिडेंट से हाँ बात वही करके, वही, हाँ वही वही प्रॉब्लम वही। रहती है। साली का जो 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 एक सिस्टर इन लॉ है ना, जो मतलब साली की जो वाइफ है, जी। उसके जो फादर है वो फार्मास्यूटिकल कंपनी में ही कुछ केमिस्ट्री के ही कुछ इंचार्ज थे। अच्छा 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 अच्छा। तो उनसे एक बार बात हुई थी, वो तो लड़ने पर आ जाते थे। ओहो, इसका और मतलब वही है ना, मानते नहीं है कोई। हाँ, उनके दिमाग में जो प्री कंसीव नोशंस होते हैं वो जाते नहीं है। उनको फिर क्या हुआ
उनके फादर को वो हो गया, गैंग्रीन हो गई। उनके ओहो। पैरों की उंगलियां काटनी पड़ी। मेरे को याद नहीं क्या क्या काटा था उनका, पर था, उनकी सर्जरी वर्जरी हो गई। तो एक बार हम हॉस्पिटल में देखने गए, तो मैं उस समय तक पढ़ चुका था कि जिसको गैंग्रीन होती है उसका इलाज सिर्फ शुगर होती है, उसको शुगर देनी पड़ती है। एब्सोल्युटली। और उनको डायबिटीज थी भयानक। ओहो, अब मैंने अच्छा। जैसी बात करी वो चिढ़ने लगे। तो फिर बात कहीं से निकल के आई कि आज इंजेक्शन दिया था। तो फिर मैंने पूछा भी किस चीज का इंजेक्शन था, तो पता चला डेक्स्ट्रॉस का इंजेक्शन था। तो जहां पर अच्छा। गैंग्रीन थी वहां पर शुगर के इंजेक्शन दिए जा रहे हैं, डेक्स्ट्रॉस इज शुगर ओनली। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो अब वो तो क्योंकि शुगर को आप शुगर के फॉर्म में ब्लड में इंजेक्ट नहीं कर सकते, उसका जो इंजेक्टेबल पोर्शन होता है वो डेक्स्ट्रॉस होता है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो फिर मैंने बोला, तो फिर वो थोड़ी देर चुप हुए, फिर सोचने भी लगे कि भाई डॉक्टर आके डेक्स्ट्रॉस दे दे तो वो ठीक है, मैं बोलूँ शुगर चाहिए इस चीज के लिए तो वो अपराध हो जाता है। क्योंकि आप फ्री की एडवाइस दे रहे हो ना, डॉक्टर पैसे ले रहा है। तो अब लोगों की नहीं समझ में आता। अब जिन लोगों को होता है ना कि भाई पढ़े लिखे लोग जो है वही ठीक कर सकते हैं, उनको ये नहीं पता कि जो पढ़े लिखे लोग हैं वो सारी चीजें तो भूल चुके हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। कोई जवाब हम तो ये कहते नहीं कि हम ठीक है, हम तो कहते हैं कि ठीक है, गलत है तो बताओ ना कहाँ गलती कर रहे हैं। मेरा इनफैक्ट मेरा जो स्टार्टिंग पॉइंट था ना, अब खुंदक तो अब आती है बहुत ज्यादा, पर मेरा स्टार्टिंग पॉइंट यूज टू बी यार कि मेरा ये लॉजिक है यार, अब इसका जवाब दो। आई यूज टू, मतलब मैं सॉलिसिट ही कर रहा होता था यार कि मैं हो सकता है गलत हूँ, तो मेरे को बताओ तो सही क्या गलती है। अब ये